स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जो 12th और बाकी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम जहां पर भी समष्टि अर्थशास्त्र का सिलेबस आता है उसके लिए बहुत ही ये उपयोगी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक परिवार द्वारा दूध का क्रय है। एक परिवार जो है दूध को अगर वो खरीदता है तो इसको क्या कहा जाएगा। तो देखिए, परिवार द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब दूध खरीदा जाता है तो दूध एक प्रकार की एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं एकल उपभोग उपभोक्ता वस्तु। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है सेकंड, जीएनपी एमपी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमतों पर क्या होता है, मूल्यह्रास का समावेश। तो बिल्कुल सही है कि जो देखिए हमने बात की है ग्रोस की, ग्रोस का मतलब हिंदी में होता है सकल, सकल जिसके अंतर्गत मूल्यह्रास सम्मिलित होता है, तो मूल्यह्रास का समावेश होता है। फिर है यहाँ पे है अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष कर का भी समावेश होता है इसके अंतर्गत। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि मार्केट प्राइस की हम बात कर रहे हैं, बाजार कीमत की, तो बाजार कीमत पर जो अप्रत्यक्ष कर है वो शामिल होता है। आर्थिक सहायता का अपवर्जी, जो आर्थिक सहायता होती है वो बाजार कीमत पर सम्मिलित नहीं होती है, ये भी सही है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन हो गया सर। तो द ऑप्शन की उपरोक्त सभी सारे सही हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत के अंतर्गत मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर को सम्मिलित किया जाता है जबकि आर्थिक सहायता को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी द। नेक्स्ट है तीसरा, वीडियो तथा वीडियो कैमरा हैं, दोनों प्रवाह चर हैं या फिर दोनों स्टॉक हैं या फिर वीडियो एक स्टॉक चर हैं और वीडियो कैमरा जो है वो प्रवाह चर हैं। तो देखिए, स्ट्रोक और प्रवाह का मतलब क्या होता है। स्ट्रोक का मतलब होता है ऐसी मात्रा जिसको हम समय के एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं, और प्रवाह का मतलब क्या होता है, जिस मात्रा को समयावधि में मापा जाता है। तो चौथा ऑप्शन क्या है, वीडियो एक प्रवाह चर है और वीडियो कैमरा एक स्ट्रोक चर है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है द वो बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए वीडियो जो होता है, कोई भी क्लिप होती है, वीडियो है, जैसे वो कितना हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये समयावधि है, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटे, 1 घंटे, ये क्या होती हैं, समयावधि होती हैं। और समयावधि जो होती है उसमें हम किसको मापते हैं, प्रवाह को। तो वीडियो क्या है, प्रवाह चर है। और वीडियो कैमरा जो है एक तरह से क्या है, स्टॉक चर है। क्यों, क्योंकि देखो वीडियो कैमरा कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, समय के एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, यदि जीडीपी एमपी 200 रुपये, अनुदान 10 रुपये और मूल्यह्रास की राशि कितनी हो, 20 रुपये हो, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट ज्ञात कीजिए। शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पे हमको ज्ञात करना है और दे क्या रखा है हमको, जीडीपी मार्केट प्राइस। तो देखिए, जीडीपी मार्केट प्राइस को एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक तो मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, फिर इसमें से हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष कर को माइनस करना होता है, और जो अनुदान है, सब्सिडी है, उसको हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर तो नहीं दिया हुआ है, तो देखिए जीडीपीएमपी कितना है, 200, इसमें से हम माइनस कर देंगे मूल्यह्रास कितना है, मूल्यह्रास हमारे पास में है 20, तो ये माइनस कर देंगे, और अनुदान की राशि कितनी है, 10, इसको हम प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा, 190। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पांचवा, एक रेस्टोरेंट द्वारा एसी की खरीद की जाती हैं। तो देखिए, रेस्टोरेंट के द्वारा जो एसी खरीदा जाता है वो एक तरह से हम कह सकते हैं अंतिम व्यय कह सकते हैं, ठीक है, अंतिम उत्पादक व्यय का भाग होता है, रेस्टोरेंट के द्वारा खरीदा जा रहा है, ठीक है। इससे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन द। नेक्स्ट हमारा है मूल्य वृद्धि है। मूल्य वृद्धि का मतलब किससे होता है, देखिए मूल्य वृद्धि अगर हमको ज्ञात करना तो हम क्या करते हैं, उत्पादन का जो मूल्य होता है उसमें से मध्यवर्ती व्यय जो भी होता है उसका हम घटा देते हैं। जैसे माना कि एक ब्रेड जो है उसका मूल्य कितना है,
उत्पादन मूल्य है 100 रुपये, और उस ब्रेड को बनाने के लिए जो कच्चा माल यूज़ किया गया है वो माना कि कितना है 80 है। तो ये जो कच्चा माल यूज़ किया गया है 80 रुपये का, इसको हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती उपभोग व्यय कहते हैं, और 100 रुपये क्या है, उत्पादन का मूल्य है। तो उत्पादन के मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग व्यय के अंतर को क्या कहा जाता है, मूल्य वृद्धि। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन द। नेक्स्ट हमारा है 7, प्रचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। तो देखिए प्रचालन अधिशेष का मतलब क्या होता है, उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, ठीक है, भूमि के अलावा जैसे भूमि को क्या मिलता है, लगान, पूंजी को क्या मिलता है, पूंजी को मिलता है ब्याज, श्रमिक को मजदूरी के बाद में, ठीक है, श्रम जो कर्मचारी हैं उनको पारिश्रमिक के रूप में क्या चुकाया जाता है, मजदूरी। मजदूरी चुकाने के बाद में जो भी साहस वृत्ति और उद्यमी से जो आय होती हैं, जो मुख्य रूप से लगान के रूप में, लाभ के रूप में, ब्याज के रूप में या फिर रॉयल्टी के रूप में हो सकती हैं, इन सब के योग को हम क्या कहते हैं, प्रचालन अधिशेष। मजदूरी के अलावा बाकी साधनों को जो भुगतान किया जाता है, लगान, लाभ, ब्याज, रॉयल्टी के रूप में, इनको क्या कहा जाता है, प्रचालन अधिशेष कहा जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट हमारा है 8, गन्ने का उत्पादन अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए गन्ना जो है वो एक तरह से क्या है, कृषि फसल है, और कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, इसलिए हमारा जो सही आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन अ, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट है 9th, किसी देश में कल्याण निर्धारित होता है। देखिए कल्याण की अगर हम बात करें तो कल्याण का संबंध किससे होता है, व्यक्तियों से, और कल्याण में एक तरह से हम क्या करते हैं, जीडीपी को लेते हैं। कौन सी जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, और वास्तविक जीडीपी के साथ साथ बहुत सारे अन्य कारक भी होते हैं, ठीक है, जो लोगों के कल्याण को प्रभावित करते हैं। जैसे लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे प्रदूषण है, भीड़ भाड़ है, स्वच्छता है, ये बहुत सारे जो कारक होते हैं वो कल्याण को प्रभावित करते हैं। तो किसी देश में कल्याण को निर्धारित करने वाले जो घटक है वो मुख्य रूप से कौन सा है, प्रति व्यक्ति जीडीपी हम एक तो कह सकते हैं, और इसके अलावा अन्य कारक होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने प्रदूषण की बात की है, भीड़ भाड़ की बात की है, तो ये स्वच्छ वायु की बात की है, ये सारे कल्याण को प्रभावित करते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन द, प्रति व्यक्ति जीडीपी तथा अन्य कारक। फिर हमारा है 10वां, शराब के उत्पादन में कमी से। देखिए शराब का उत्पादन किया जाता है, लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब शराब का उत्पादन कम होता है तो लोगों की जो आय है वो कम हो जाएगी, लोगों की जो संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि मिलती है वो एक तरह से कम हो जाएगी, जो क्या दर्शाता है, कल्याण में कमी को दर्शाता है। कल्याण का मतलब लाभदायकता या हानिकारकता से नहीं होता है, ठीक है, लोगों की संतुष्टि से होता है। तो शराब के उत्पादन में कमी से क्या होगा, कल्याण में कमी आएगी। नेक्स्ट हमारा है 11वां 11वां, आय तथा रोजगार के निर्धारण का सिद्धांत आधारित हैं। प्रायोजित चर या जिसको हम प्रत्याशित चर कह सकते हैं, ये वास्तविक चर हैं, या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। आय एवं रोजगार का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो चर लिए गए वो कौन से हैं, प्रत्याशित चर हैं, अनुमानित चर होते हैं, वास्तविक चर नहीं लिए जाते हैं। जैसे हम उपभोग की बात करते हैं, बचत की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, तो ये सारे कौन से होते हैं, प्रत्याशित चर होते हैं, ठीक है, इसलिए सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है 12वां, एमपीएस। एमपीएस का मतलब है सीमांत बचत प्रवृत्ति जो होती हैं वो किसके बराबर होती हैं। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या दर्शाती हैं, आय में परिवर्तन होने से बचतों में जो परिवर्तन होता है, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई जो होता है वो किसको दर्शाता है, सीमांत बचत प्रवृत्ति को दर्शाता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट है 13वां, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी देश के श्रम बल में शामिल नहीं की जाती हैं। देखिए बेरोजगारी की बात की गई है, तो ऐसी बेरोजगारी जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर हैं उस पर लोग काम नहीं करना चाहते, काम तो अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन लोग काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी। और ऐच्छिक बेरोजगारी को देश का जो श्रम बल होता है उसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है, अनैच्छिक बेरोजगारी को सम्मिलित करते हैं, ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स।
नेक्स्ट है हमारा 14th, समस्त मांग वक्र का आकार होता है। देखिए समग्र मांग वक्र, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा समग्र पूर्ति वक्र है और ये होता है हमारा समग्र मांग वक्र। तो समग्र मांग वक्र जो होता है वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, धनात्मक ढाल वाला कह सकते हैं। इसलिए से आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, धनात्मक ढाल वाला ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है समग्र मांग वक्र। फिर हमारा है नेक्स्ट 15th, उपभोग वक्र एक सीधी रेखा होती हैं क्योंकि, देखिए उपभोग वक्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो उपभोग वक्र हमारा इस आकार का होता है ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। और उपभोग वक्र जो क्या दर्शाता है, आय बढ़ने के साथ साथ में जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है उपभोग का स्तर जो है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो जो औसत उपभोग प्रवृत्ति हैं APC वो आय में वृद्धि के साथ में निरंतर क्या होगी, घटती जाती हैं, जबकि MPC का मूल्य क्या होता है, स्थिर रहता है। इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी स, APC घटता है लेकिन MPC जो है वो एक तरह से क्या होता है, स्थिर। तो ये एक तरह से अल्पकालीन उपभोग को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा 16th, केंद्रीय बैंक द्वारा स्फीतिक अंतराल को नियंत्रित किया जा सकता है यदि अर्थव्यवस्था में स्फीतिक अंतराल है। स्फीतिक अंतराल का मतलब क्या हो गया, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में स्फीतिक अंतराल उत्पन्न हो सकता है। और इस स्फीतिक अंतराल को रोकने के लिए देश का जो केंद्रीय बैंक है वो मौद्रिक नीति के अंतर्गत बैंक दर का प्रयोग कर सकता है, रेपो रेट है, SLR CRR, इन सभी का वो प्रयोग कर सकता है। तो बैंक दर को बढ़ा के, रेपो रेट को बढ़ा के, SLR को बढ़ा के वो क्या कर सकता है, स्फीतिक अंतराल को वो नियंत्रित कर सकता है। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन द, उपरोक्त सभी के द्वारा जो स्फीतिक अंतराल उसको नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 17th, पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग AD और समग्र पूर्ति AS के बीच अंतराल को नियंत्रित करने का राजकोषीय उपाय। देखिए जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बीच में अंतराल होता है तो इससे स्फीतिक अंतराल या अविस्फीतिक अंतराल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और इसको नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय उपाय की अगर हम बात करें तो राजकोषीय उपाय के अंतर्गत एक तो आता है सार्वजनिक व्यय और आता है कर, ऋण, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दे रखा है सार्वजनिक व्यय, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स। और मौद्रिक उपाय की अगर बात की जाए तो इसमें मौद्रिक उपाय में कौन कौन से आते हैं, मौद्रिक उपाय को दो भागों में बांटते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। गुणात्मक में जैसे प्रत्यक्ष कार्रवाई है, नैतिक अनुनयन है, सीमांत आवश्यकता है। और मात्रात्मक में जैसे कौन से आते हैं, बैंक दर हो गया, खुले बाजार की क्रियाएं, CRR SLR, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 18वां, यदि पूर्ण रोजगार संतुलन के पूर्व समग्र मांग AD और समग्र पूर्ति AS समता स्थापित हो जाए। कहने का मतलब जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर आता है उससे पहले ही समग्र मांग और समग्र पूर्ति अगर बराबर हो जाती हैं, जैसे ये हमारा समग्र पूर्ति रेखा है, ये हमारा समग्र मांग रेखा है और ये हमारा पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र मांग है। तो ये तो हो गया हमारा पूर्ण रोजगार का स्तर। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था इसी बिंदु पर संतुलन पे स्थापित हो जाए, ये किसको दर्शाता है, अल्प रोजगार स्तर को दर्शाता है, अल्प रोजगार संतुलन को दर्शाता है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब, अल्प रोजगार संतुलन। जैसा कि प्रोफेसर किन्स ने बताया था कि किन्स ने बताया कि अर्थव्यवस्था का जो वास्तविक संतुलन है वो पूर्ण रोजगार स्तर से